देहरादून सचिवालय में आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे उत्तराखंड के शहरों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। वहीं अब वित्त सेवा के तहत प्रमोशन होने के बाद भी ट्रेनिंग होगी। पहले प्रमोशन के बाद ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी। वहीं पहले वित्त विभाग के तहत कर्मचारियों को बैंक से एक्सीडेंट पर बीमा नहीं मिलता था, लेकिन अब 4 बैंक ने बीमा की कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी, जिसकी राशि 38 लाख से 1 करोड़ तक रखी गई है। वहीं पर्यटन नीति के तहत जिलों को श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन अब 10 साल के लिए श्रेणी में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही खाद्य वितरण प्रणाली के तहत 13 पदों को मंजूरी दी गई है। साथ ही चिकित्सा वार्ड में 3 पदों को भरने के लिए नियमावली में बदलाव किया गया है। कैबिनेट बैठक में महासू देवता मास्टर प्लान के तहत विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 16 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। चिकनगुनिया और मलेरिया एक बड़ी समस्या बनी रहती है। वहीं सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अब तक केवल एक ही मरीज अस्पताल में भर्ती था, लेकिन वो भी स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुका है। वहीं इस बार प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। लार्वा साइड का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही फॉगिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए, मलेरिया का कोई भी इस तरह का केस अभी पिछले कुछ दिनों में तो सामने नहीं आया। चिकनगुनिया का भी एक केस हमारे सामने आया था, जो कि बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुका है। तो ये इस तरह के नंबर हैं कि हमेशा थोड़े बहुत नंबर में तो आते रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर अलार्मिंग सिचुएशन होगी तो वो आप लोग को बताया जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से शासन भी हमारा पूरी तरह सजग है। काफ़ी टाइम से हम लोग के पास भी एक गाइडलाइंस आ चुकी हैं, और पूरा मैं देख रहा हूँ कि फॉगिंग और जो लार्वासाइडल दवाई का छिड़काव है, उसका इस बार मई के महीने से ये शुरुआत कर दी गई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से देहरादून में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जिम्मेदारी थोड़ी सी नागरिकों की भी बढ़ जाती है कि अपने घर के आसपास वो ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम दल चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपना समर्थन देगी और दोनों ही सीटों पर एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशियों को जीतने के लिए समर्थन देगी। देखिए, आज मुख्य रूप से जो यहाँ पर उत्तराखंड में 2 उपचुनाव हो रहे हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ का, उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी यहाँ पर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन करेगी। और यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को हमारे जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के मतीन अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी, उनको भी निर्देशित किया गया है कि मंगलौर जा कर के वो कैंडिडेट के लिए काम करें। और इसके साथ ही साथ जितने भी पदाधिकारी हैं वो विधानसभाओं में जा कर के वहाँ पर दोनों, वहाँ पर बद्रीनाथ में विपुल कैरोनी है हमारा वहाँ का जिलाध्यक्ष, उसको निर्देशित किया गया है कि पूरी तरीके से इन दोनों सीटों में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय सुनिश्चित करनी है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बीजेपी सम्मानित करेगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ज्यादा जानकारी देते हुए बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ हाल ही में संपन्न होने वाले उपचुनाव में बेहतर कार्य करने वाले बूथ अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बीजेपी सम्मानित करने जा रही है। आदित्य कोठारी ने बताया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें पार्टी अपने उन तमाम मेहनतकश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने वाली है, जिन्होंने इन चुनावों में बेहतर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में तय किया है कि जिन बूथों का
परिणाम अच्छा रहा है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। उन कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाएगा, उनको जो है धन्यवाद उनका ज्ञापित किया जाएगा। और मंडल इकाई जो हमारी है, मंडल में भी जहां हम 90% से अधिक बूथ जीते हैं, उन मंडलाध्यक्षों को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। इसके कार्यक्रम बृहद स्तर पर हमने तय किए हैं और ये कार्यक्रम हमारे जुलाई के महीने में ये सारे कार्यक्रम चलने वाले हैं। जो उपचुनाव हमारे मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में हैं, यहाँ पे हमने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए बात कही है कि जहाँ हमारा मत प्रतिशत अच्छा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हमारे पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता इस समय एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं और जो चुनावी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि हम दोनों विधानसभाओं की सीटों को उपचुनाव में जीतने वाले हैं। HNN 24/7 के संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इस समय जो उत्तराखंड की सियासत है वो मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के इर्द गिर्द ही हो रही है। तमाम हलकों में इसको लेकर चर्चा है। हर कोई इसमें जीत हार को लेकर गुणा भाग कर रहा है। हर जगह चौपाल लग रही है और इस राजनीतिक गर्मी के बीच में मौसम की गर्मी भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी है, आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय माहौल कैसा है सर, कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। उत्तराखंड की जनता का मन पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास को बढ़ाने वाला माहौल है। राज्य में नित नई गतिविधियों से सरोबार या राज्य का माहौल है। राज्य में किस प्रकार गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ें, इसको लेकर माहौल है। और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उससे कैसे हम उनको समाधान की ओर ले जाएं, वह माहौल है। इसीलिए मैं पूरे भरोसे के साथ इस बात को कहता हूं कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के विषय हों चाहे मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के विषय हों, वहाँ की जनता ने उत्तराखंड के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के साथ चलने का निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का निर्णय लिया है और वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके विजय मनाएंगे। कल कांग्रेस के प्रत्याशी का लखपत बुटोला का नॉमिनेशन था और करण माहरा, हरीश रावत, गणेश गोदियाल तमाम बड़े नेता मौजूद थे। एक ठप्पा लगा रहे हैं कि भगोड़ा नेता, कांग्रेस का भगोड़ा नेता जिसको प्रत्याशी बना दिया बद्रीनाथ से, और उसकी दाल गलने वाली नहीं है। तमाम मंचों से इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, देखो, राजनीति में कुछ भी शब्दों का उच्चारण करने से पहले उनको समझना चाहिए कि उनके नेता प्रतिपक्ष कौन है, अपने वो नेता प्रतिपक्ष को क्या संज्ञा देते हैं, पहली बात। अब विषय ये है कि बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में आज अगर राजेंद्र भंडारी जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का मन बनाया, उनके विचारों से प्रभावित होकर, केंद्र के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, राज्य के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, राज्य के विकास को प्रभावित से होकर अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का मन बनाया और उस मन में अगर बद्रीनाथ के विकास का मन है कि बद्रीनाथ का और तेज़ी से कैसे विकास होगा, बद्रीनाथ को विकास की मुख्य धारा में, प्रमुख धाराओं में मैं शामिल करूं, एक नया बद्रीनाथ बनाने का मेरा संकल्प है। अगर इस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए और उस संकल्प पूर्ति में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस जिस प्रकार की संज्ञा दे रही है, मुझे लगता है वो आधारहीन है, उसका कोई औचित्य नहीं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार बद्रीनाथ का दौरा कर रहे हैं। बीते रोज 3 घंटे की मैराथन बैठक लेते हैं कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, और ये भी घोषणा करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा कार्यकर्ता को। निश्चित तौर पर महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में के नाते अपनी एक सफल भूमिका निभा रहे हैं और लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं और
चुनाव के समय में कार्यकर्ताओं को क्या क्या काम प्रमुखता से करने चाहिए, प्रायोरिटी से किन किन विषयों को आगे रखना चाहिए, हम जनता के पास जाकर कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उनको प्रेरित करें और जनता के सामने विकास के कौन कौन से विषय सही प्रकार से रखने चाहिए, उन सब बातों को लेकर महेंद्र भट्ट जी और उनकी पूरी टीम लगातार बद्रीनाथ में डेरा डाले हुए है और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रही है और जनता को भाजपा के नज़दीक लाने का काम कर रही है। हम देख रहे हैं चुनावी कैंपेनिंग में जब नॉमिनेशन हुआ तो सीएम धामी ने जो भाषण दिया, तमाम चीज़ें हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही विज़न को बताया गया। प्रदेश सरकार के विज़न को नहीं बताया जा रहा है, केंद्र की उपलब्धियों को बताया जा रहा है चुनाव में। नहीं, ऐसा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी के सतत विकास के जो कार्यक्रम हैं वह लगातार जनता के बीच में बहुत गहरी छाप छोड़ रहे हैं। हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार ने एक बहुत सफल गाथा लिखने का काम किया है। अगर हमने यूसीसी के माध्यम से हमने देश को एक नया संदेश देने की कोशिश की, नकल अध्यादेश के माध्यम से पूरे देश को एक नया संदेश देने की कोशिश की, वहीं इस प्रदेश का मौलिक स्वरूप न बदले, इस प्रदेश की अपनी विरासत खराब ना हो, इस प्रदेश का अपना माहौल खराब ना हो, उसकी डेमोग्राफी में कोई चेंजेस ना आए, प्रदेश अपने देवभूमि के आकार विकार व्यवहार को बना के रखे, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। धर्मांतरण के विषय को लेकर उन्होंने बहुत सख्त व्यवस्थाएं लागू की हैं और आज पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से ही कई अपराधी जेलों के अंदर हैं जो इन सारे अपराधों में लिप्त थे। तो ऐसा नहीं, इसी प्रकार से प्रदेश के कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार के विषय में बहुत सारी योजनाओं को हम चलाने का काम कर रहे हैं। तो केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार से के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हम लगातार विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह डबल इंजन की सरकार है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी का भी लाभ जनता को मिल रहा है, वहीं पुष्कर सिंह धामी की सरकार का लाभ भी जनता को मिल रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार बद्रीनाथ में विकास की एक नई गाथा लिखने का काम करेगी। उसी नाते हम जनता के बीच में जाकर जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अच्छा गहलोत सर, राजेंद्र भंडारी तो आपके प्रत्याशी हैं बीजेपी के बद्रीनाथ सीट से, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी कांग्रेस में है। वो किसके लिए काम करेंगी? अपने पति के लिए प्रचार करेंगी या फिर कांग्रेस के लिए करेंगी, या वो बीजेपी में आएंगी जल्दी? निश्चित तौर पर आएंगी, बीजेपी में ही आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो राजेंद्र भंडारी जी के पक्ष में ही जनता को के बीच में जाकर काम करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी कोई अलग रूप से काम करेंगी। मुझे लगता है हम सब पूरे परिवार इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। 45% मुस्लिम मतदाता मंगलौर सीट पे हैं। एकाएक कैसे परिवर्तन होगा? हालांकि उपचुनाव है, उपचुनाव में हमेशा रूलिंग पार्टी को ही फ़ायदा पहुंचता है, तो संभावनाएं बन सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे 45% जो मतदाता मुस्लिम हैं? मैं संभावनाओं से ज़्यादा मंगलौर की जनता का मन देख रहा हूँ, और मुझे जो मंगलौर की जनता का मन दिख रहा है वह दिख रहा है कि पिछले कई वर्षों से मंगलौर की जनता ने, चाहे वो बसपा के प्रत्याशी को जिताने का काम किया, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम किया, मंगलौर और मंगलौर की जनता ने, वहाँ क्षेत्र में विकास कोसों दूर हो गया। उन दोनों जनप्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधि के रूप में मंगलौर की जनता के साथ कभी न्याय नहीं किया, उनको ठगने का काम किया। इसलिए यह एक उपचुनाव ऐसा अवसर मंगलौर की जनता के सामने है जब वो मंगलौर में विकास की नई इबारत लिखने का काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मंगलौर की जनता इस चुनाव के माध्यम से विकास की एक नई इबारत लिखने का काम करेगी और मंगलौर भी नरेंद्र भाई मोदी जी के रास्ते पर, पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के रास्ते पर चलने का काम करेगा, और ऐसा मन मुझे बनता हुआ लग रहा है। कांग्रेस एक नैरेटिव सेट कर रही कि करतार सिंह भड़ाना जो है वो आयातित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी के कुनबे में कोई ग्रास रूट का कार्यकर्ता नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी ने आयातित प्रत्याशी उतार दिया। देखो, कांग्रेस के सामने समस्या क्या है? कांग्रेस विकास की बात नहीं करेगी, विकास का कोई रोड मैप कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है।
और ना वो विकास के बारे में सोचते हैं, ना उनके सामने कोई समाधान का कोई मैप है। कांग्रेस इस प्रकार के विषयों को लाकर भ्रमित करने का काम करती है, कांग्रेस अपने घर में देख ले पहले कि उसके यहाँ कांग्रेस के घर में किस किस प्रकार से नेताओं का अंबार लगा हुआ, और कांग्रेस तो अपनी नीतियों के कारण लगातार टूट रही है। कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल के नहीं रख पा रही है, तो इसमें भी दोष हमारा है। कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल पा रही है, इसमें भी दोष हमारा है। कांग्रेस का घर लगातार टूट रहा है, उसके लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है, ना विचार है, केवल और केवल विखंडन का विचार, केवल और केवल अराष्ट्रीय विचार, केवल और केवल तोड़ने का विचार। तो इसलिए कांग्रेस के इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अब जनता यह नहीं सुनना चाहती। जनता अब हमारे लिए आपने क्या करना है यह सुनना चाहती है, और जिस बात को हम कह रहे हैं। गहलोत साहब, पिछले वार्तालाप में आपने कहा था कि काफ़ी नाराज़गी है जनता में काजी निज़ामुद्दीन के प्रति मंगलौर में, तो वो नाराज़गी किस प्रकार से है? कांग्रेस तो बता रही है हमारे बहुत ग्रास रूट के नेता है, वहाँ की ज़मीन के मिट्टी के नेता हैं। वो मिट्टी के इतने नेता हैं कि मिट्टी के नीचे चले गए, और मुझे लगता है कि काजी निजामुद्दीन ने अपने विधायक के रूप में मंगलौर की जनता के साथ कभी न्याय नहीं किया। केवल और केवल उन्होंने हवाई राजनीति की, और कभी मंगलौर मुड़कर वापस नहीं आए। मंगलौर के विकास के कामों में कभी उन्होंने कोई लगातार अनदेखी करने का काम किया, मंगलौर की जनता को अपने से दूर करने का काम किया। और इस चुनाव में उनको निश्चित तौर पर मंगलौर की जनता सबक सिखाएगी। जो उन्होंने मंगलौर के साथ किया है वही मंगलौर की जनता उनको उसमें देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंगलौर की जनता का काजी हो या बसपा से अब मोहभंग हो गया है। हाईकमान से कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है कि हाईकमान के नोटिस में है इन चुनाव को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? फीडबैक वहाँ जा रहा है हाईकमान तक? निश्चित तौर पे जा रहा है। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी इस फॉर्मेट में काम करती है, तो चूँकि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही दोनों को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए लगातार केंद्र भी मॉनिटरिंग करता है और राज्य स्तर पर भी मॉनिटरिंग होती है। जिला स्तर पर कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं, तो आवश्यक जो मार्गदर्शन होता है वो समय समय पर होता रहता है। तो ये पार्टी पूरे एकजुट होकर एक स्वर में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करती है, और चुनाव के लिए हमारा पूरा कैडर पूरे संकल्पबद्ध होकर इसमें लगा हुआ है। स्टार प्रचारकों की शेड्यूल कब जारी हो रही है? कब कौन कहाँ समय देगा? सीएम साहब कहाँ कब समय देंगे? नहीं, देखो, सीएम साहब दोनों नॉमिनेशंस में रहे, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो सीएम साहब वहाँ पर दौरा करेंगे, और आवश्यकता अनुसार जब जिन स्टार प्रचारकों की आवश्यकता होगी उस हिसाब से उनकी मैपिंग की जाएगी। और अभी चुनाव की गर्मी शुरू हुई है, अब धीरे धीरे देखिए आगे स्टार प्रचारक भी आएंगे और कार्यकर्ता भी उन क्षेत्रों पे काम करने के लिए तैयार होंगे। अंतिम सवाल सर, पिछली दफ़ा आपने कहा था कि शाहनवाज हुसैन और जयंत चौधरी आ सकते हैं, तो उनके आने का कुछ कार्यक्रम बन रहा है? नहीं, अभी वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से जो आवश्यक होगा, जो वहाँ पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको जब जो चीज़ें आवश्यक लगेंगी उस हिसाब से नेताओं की मैपिंग होगी, और उस हिसाब से ही नेताओं को बुलाया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी से। ज्योति प्रसाद गैरोला जी का स्पष्ट रूप से कह रहा है कि चाहे वो बद्रीनाथ उपचुनाव हो, चाहे वो मंगलौर सीट पर उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ग्रास रूट पर इस समय काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और इस बार जीत के इस कारवां को उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जारी रखने वाली है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुट गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से नियुक्त किए गए सामान्य प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम का पहला
रैंडमाइजेशन किया गया, जिसमें 172% ईवीएम मशीनों को बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आवंटित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव करने के लिए हर स्तर पर निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पूरा अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरतने की यहां पर व्यवस्था की गई है। अब बात करेंगे अल्मोड़ा से खबर की, जहां पर विकास भवन में अल्मोड़ा के प्रभारी यहां पर पंकज पांडे ने समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आम जनता तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, जिससे सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए हाईवे में टनल का भी निर्माण प्रस्तावित है। देखिए, प्रभारी सचिव होने के नाते मैं अल्मोड़ा आया हूं और सभी विभागों के साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ, समीक्षा हुई है और मैंने सभी विभागीय अधिकारियों को कहा है हर एक स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको देखते हुए योजना का लाभ जो लाभार्थी उन तक मिलना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य पूरा करने के लिए हम लोग काम नहीं करें और मुझे उम्मीद है कि ये सारे अधिकारी यहाँ पे बेहतर काम करेंगे और जो उद्देश्य हैं भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो राज्य सरकार की स्कीम है, उसको पूरा करें। यूनियन बैंक ग्राहकों को कई क्षेत्रों में सीधा लाभ पहुंचा रहा है। वहीं यूनियन बैंक के उप क्षेत्र प्रमुख भोपाल सिंह ने बताया कि बैंक की तरफ से चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फाइनेंस सेक्टर, सभी ग्राहकों से सीधे तौर पर संपर्क किया जा रहा है, जिससे उस क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट ग्राहकों को बैंक में ही मिल जा रहे हैं और ग्राहकों को बेहतर सलाह मिल रही है, जिससे ग्राहक और बैंक दोनों को फायदा पहुंच रहा है। यूनियन बैंक आज के डेट में आज ऑल इंडिया में ये रिटेल एक्सपो कर रहा है। इसका ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर को है। अभी आप देखेंगे कि एक यहाँ पे कितनी वेरिएंट की गाड़ियाँ हैं, कितने मॉडल्स हैं। यदि कस्टमर एक गाड़ी खरीदने जाता है तो दूसरी चॉइस के लिए उसको दूसरे डीलर पे जाना पड़ेगा, तो उस समय उसका बच जाता है। और गाड़ी के साथ में यहाँ पे उनके एक्सपर्ट भी रहते हैं और यदि उनको फाइनेंस करवाना है तो अपनी बैंक की पूरी टीम यहाँ पे रहती है। तो बेनिफिट दोनों को है, बैंक को बिजनेस मिलता है और कस्टमर को उनकी चॉइस मिलती है और उनका समय बच जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है हमारी बहुत तेज़ी से, उसमें बैंक्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये भी आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स भी आ रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, बहुत अच्छी तरह से कम्पीट कर रहे हैं। कभी लगता था लोगों को कि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स के आगे बहुत मुश्किल होगी उनको, लेकिन बहुत अच्छी तरह से कम्पीट कर रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है सारे दोनों सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में भी और प्राइवेट बैंक्स में भी। तो एक हेल्दी कंपटीशन है अमंग्स बैंक।